नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ राकेश कुमार गुनगुन ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज आपको राजस्थान रीट भर्ती के लिए मॉडल पेपर 5वां है आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। दोस्तों, यदि आप अब तक इस चैनल पर नए हो तो एक बार विजिट ज़रूर हो और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। पहला सवाल है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? यानी कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो ए में है नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी में है शिवालिक पहाड़ियाँ और सी में है नल्लामाला पहाड़ियाँ और डी में है नर्मदा घाटी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन नर्मदा घाटी है। वहाँ पर सबसे पहले मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र में मिला है और इसकी खोज है 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में। और ये भारत में सबसे पहले कहाँ मिला? मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला था और इसकी खोज थी 1982 में की गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखने वाले महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखने वाली जो महत्वपूर्ण कारक हैं वो कौन सा है? एक तो लिपि कह सकते हैं या नगर नियोजन कह सकते हैं या तांबा कह सकते हैं या मृद भांड कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर मृद भांड। ठीक है ना। आर्यों से पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व में की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृद भांड मिले, इसलिए। तो इसकी हम व्याख्या बता देते हैं आपको। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है और वहाँ का जो नगर नियोजन है वो आर्यों से भी अधिक विकसित था। आर्यों से भी क्या था? अधिक विकसित था। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृद भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियां, किस रंग की? काले, ब्लैक रंग की आकृतियां, चित्रित लाल मृद भांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है और वहीं पर दूसर एवं चित्रित दूसर मृद भांड जो प्राप्त हुआ है वो भी हैं और जो बाद के आर्यों से संबंधित माने गए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? प्रश्न क्या है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल, यानी कि मंडल बताना है, जो सोम को समर्पित है? तो 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 9वां मंडल है वो पूर्णतः आपके ऋग्वेद को पूर्णतः समर्पित करता है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत से में निवारण की धारणा की श्रेष्ठ व्याख्या करता है? यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा बौद्ध का मत है जो निवारण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए नंबर में है आपके तृष्णारूपी अग्नि का शमन, बी में है स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, सी में है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति और डी में है धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इसका राइट आंसर है 1, तृष्णारूपी अग्नि का शमन है वो आपके बौद्ध के मत में निवारण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। आगे समझ में दोस्तों, इसकी थोड़ी बहुत व्याख्या बता देता हूँ आपको। इसकी व्याख्या है दोस्तों, बुद्ध ने निवारण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। ये शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सके, इच्छाओं को जड़ से नाश हो जाए और निवारण में
सवाल में है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, यानी कि भगवान महावीर थे। महावीर का जो प्रथम शिष्य, उस शिष्य का नाम बताना है। ए में जमाली, बी में यशुद, सी में विपिन और डी में है प्रभास। तो इसका राइट आंसर है ए। कौन सा है? ए। महावीर का प्रथम शिष्य है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य का नाम है जमाली। जो जमाली है वो उनके प्रथम शिष्य के नाम से जाना जाता है। भगवान महावीर का जन्म है क्षत्रिय जो सामंत सिद्धार्थ के यहाँ पर हुआ था 599 ईसा पूर्व में। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और आज आपके वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके पत्नी का नाम भी यशोदा है। उसने प्रियदर्शना नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, यानी कि उनके एक पुत्र था, उनका नाम था प्रियदर्शना, और उसी पुत्र का विवाह है जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ। यानी कि उनकी जो पुत्री, और उन्हीं पुत्री का विवाह है जमाली नाम के एक क्षत्रिय से हुआ, और जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था, यानी कि उनका जो आप ये कह सकते हैं उनका जो जवाई है वही उनका प्रथम शिष्य है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है इसका कि 11 अन्य प्रधान शिष्य थे। कितने थे? 11 अन्य प्रधान शिष्य थे, और इनमें से गणधर कहा जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? गणधर। और निम्न थे इंद्रभूमि, अग्निभूति, वायुभूति, जो तीनों भाई थे, और व्यक्त, सुदुर्मन, पंडित मौर्यपुत्र, और अंकपीत, अचल भ्राता और मेधार्थ तथा प्रभास। ये सभी क्या थे? उनके अन्य प्रधान शिष्यों के नाम थे, जिन्हें गणधर के नाम से जानते हैं। ऐसा प्रश्न कभी पूछ सकते हैं कि भगवान महावीर के जो शिष्य होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? तो गणधर के नाम से जानते हैं। प्रधान शिष्य का नाम था, या प्रथम शिष्य का नाम था जमाली था। ठीक है दोस्तों, और भगवान महावीर का जन्म है आपके सामंत सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था 599 ईसा पूर्व में। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, और उनकी पुत्री के पति का नाम जमाली था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या? अगला प्रश्न कहता है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो एक तो भट्टास्वामी था, विष्णुगुप्त था, राजशेखर था, या विशाखदत्त था। तो इसका राइट आंसर है विष्णुदत्त। क्या था? विष्णुदत्त। बी है इसका राइट आंसर, और विष्णुदत्त ही हैं उनके चाणक्य का दूसरा नाम। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? यानी कि किसी भी प्रकार की बेगारी नहीं ली और उसने झील का क्या कर दिया? जीर्णोद्धार, यानी कि वापस उसका खुदाई वगैरह का कार्य करवाया था। तो ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है बिंदुसार, सी में है अशोक, और डी में है रुद्रदामन प्रथम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4 नंबर, रुद्रदामन प्रथम ने आपके बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। ठीक है ना, आगे चलते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या है शक वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक है रुद्रदामन प्रथम। किस वंश के? शक वंश के। शक वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक माने जाते हैं रुद्रदामन को, जिसने गुजरात, मालवा, कच्छ, सिंध तथा कोंकण पर शासन किया था। उनका शासन कहाँ था? एक तो गुजरात में था, मालवा में था, कच्छ में था और सिंध में था, तथा लास्ट में कोंकण में भी उनका शासन था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है, किस अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 170 ईस्वी में रुद्रदामन ने गिरनार के निकट, किसके निकट? गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनाई गई थी। यानी कि इस
झील का निर्माण किसने करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण है किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और इसका वापस जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। ये समझ में दोस्तों। और ये किस में मिलता है? इसका उल्लेख किस में मिलता है कि आपने जो बेगारी का वापस आपने जीर्णोद्धार करवाया है सुदर्शन चक्र झील का, तो ये जूनागढ़ अभिलेख के अंदर ये पता चलता है कि इसका रुद्रदामन प्रथम ने उसने ही इसका जीर्णोद्धार करवाया। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है इलाहाबाद। कौन सा? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? यानी कि इलाहाबाद का जो स्तंभ है, अभिलेख है, वो किससे संबंधित है? उनका नाम बताना है। महापद्मानंद से संबंधित है या चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, अशोक से है या समुद्रगुप्त से है? तो आपके इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है वो आपके समुद्रगुप्त से संबंध रखता है। ठीक है दोस्तों। इसकी व्याख्या है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, जिसका कार्यकाल था 335 से लेकर 375 ईसा पूर्व के मध्य, शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। और इस संबंध में समुद्र की संधि विक्रय हरिशरण ने संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया। यानी कि संस्कृत भाषा के अंदर इसका जो समुद्र की संधि है उसका प्रस्तुत किया गया था, जिसे प्रयोग प्रस्तुति कहा गया। यानी कि उसी को किस नाम से जाना जाता है? प्रयोग प्रस्तुति से। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का भी अभिलेख है या उल्लेख है। और अशोक निर्मित ये स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। कहाँ पर था? कौशाम्बी में। कौन सा? अशोक से निर्मित जो मूलतः स्तंभ है वो, जिसे अकबर ने, किसने? अकबर ने इलाहाबाद के अंदर स्थापित करवाया। अकबर ने क्या करवाया? इलाहाबाद में इसे स्थापित करवाया। और इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल के भी उल्लेख मिलते हैं। जो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ अभिलेख है वो पहले आपके कौशाम्बी में था, फिर उसको अकबर ने स्थानांतरित करवा दिया और इलाहाबाद के अंदर स्थापित करवा दिया। और इस पर दो लोगों के भी उल्लेख मिलते हैं, एक जहांगीर का भी और एक बीरबल का भी। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? खजुराहो में नहीं है यानी कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे खजुराहो के नाम से नहीं जानते हैं? तो ए में कंदरिया महादेव का मंदिर, बी में 64 योगिनी का मंदिर, और सी में दशावतार का मंदिर, और डी में है चंद्रगुप्त का मंदिर। तो इसका राइट आंसर है सी, दशावतार का मंदिर है वो आपके खजुराहो में शामिल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। दशावतार है मंदिर है जो देवगढ़ के झांसी के अंदर है। ठीक है ना दोस्तों। और झांसी में ये स्थित है और तथा ये मंदिर गुप्तकालीन है, यानी कि इस मंदिर का जो काल माना जाता है तो कौन सा है? गुप्त काल माना जाता है। ये गुप्तकालीन है और सभी मंदिर है खजुराहो में स्थित है और चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं। यानी कि जो जितने भी दशावतार के अलावा जितने तीनों ये मंदिर हैं ये आपके चंदेल के राजाओं द्वारा बनाया गया और ये खजुराहो में आते हैं। आगे चलते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? कौन सा मंदिर? रथ मंदिर। किन में से? इन चारों ऑप्शनों में से ये बताना है कि कौन सा जो रथ मंदिर है सबसे छोटा है। तो एक तो द्रौपदी का रथ, या फिर भीम का रथ, या फिर अर्जुन का रथ, या धर्मराज का रथ। कौन सा ऐसा रथ था जो सबसे छोटा रथ मंदिर के नाम से जानते हैं? तो द्रौपदी का रथ मंदिर है। और धर्मराज युधिष्ठिर का जो रथ है ना, जब रथ चलता था तो 4 फीट हवा में चलता था, क्योंकि ये धर्म के एक स्तंभ थे। धर्म के एक स्तंभ थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने एक झूठ बोला था, उस झूठ के कारण वो रथ जमीन पर चलने लग गया था। और वो झूठ था उनका पुत्र, किसका? उनके गुरु का, द्रोणाचार्य थे, उनके गुरु थे। उन गुरु का जो पुत्र था अश्वत्थामा, ये मारा जाने की सूचना गलत प्रसारित कर दी गई थी। और जब बात पूछने आए गुरु इनसे तो इन्होंने झूठ बोल दिया था और उसके कारण वो रथ नीचे चलता।
पहले 4 फीट ऊपर चलता था रथ। ठीक है दोस्तों, पल्लव कालीन, कौन सा कालीन? पल्लव कालीन मामल शैली में बने रथों का या एकाश्मक मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा माना गया है और इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है तथा यहाँ सिंह और हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ, यानी कि ये किस पर टिका हुआ है? तो एक तो सिंह पर और हाथी के जैसे पशुओं पर। और सबसे छोटा रथ कौन सा है? द्रौपदी का था। और सबसे बड़ा रथ था धर्मराज युधिष्ठिर का, फिर अर्जुन का और फिर भीम का, फिर नकुल सहदेव का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? यानी कि सम्मिलित है वो बताना आपको। अद्वैतवाद रामानुजम, बी में विशिष्ट द्वैतवाद शंकराचार्य, सी में द्वैतवाद मध्यवाचार्य और द्वैतवाद है वल्लभाचार्य। तो इसका राइट आंसर होगा सी है, वो राइट है, द्वैतवाद मध्यवाचार्य। ठीक है दोस्तों, उक्त विकल्पों में स्पष्ट होता है जैसा कि स्पष्ट है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्यवाचार्य थे और वही अद्वैतवाद के शंकराचार्य थे। बिल्कुल सही है, इनके रामानुज नहीं है। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य थे, इनके क्या थे? रामानुजाचार्य। ये यहाँ पे आता और ये यहाँ पे आता। उसके बाद में शुद्ध अद्वैतवाद के है वल्लभाचार्य और द्वैतवाद के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य हैं, जो कि सनक संप्रदाय से संबंधित है। इस प्रकार अन्य संप्रदायों में तुकाराम वरकरी संप्रदाय से एवं रामदास धरकरी संप्रदाय से भी संबंधित रखता है। दोस्तों, यह आरएस लेवल की आपकी व्याख्या है, आप अच्छी तरीके से इसे पूरा पढ़ें और इस चैनल को प्लीज़ आपसे निवेदन है कि जितना हो सके शेयर करें ताकि सभी जो लर्नर हैं, विद्यार्थी हैं, उनको लाभ मिल सके। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करो। यानी कि उनके स्थल युद्ध के नाम अंकित हैं। जैसे आपको कालक्रम के अनुसार, यानी कि पहला कौन सा लड़ा गया, फिर उसके बाद में कौन सा युद्ध हुआ, तो आपको ऑप्शन देता हूँ। ए में है कि चौसा, देवरा, कनौज या सरहिंद। यानी कि ये क्रम सही है क्या? पहला युद्ध चौसा लड़ा या देवरा, कनौज या सरहिंद। आगे है पहला युद्ध इसमें बता रहा है कि देवरा, फिर कनौज, फिर चौसा, फिर सरहिंद। और तीसरा ऑप्शन में बताता है सरहिंद, देवरा, चौसा और कनौज। ये तीनों ही ऑप्शन है रॉन्ग है। इसका पहला है देवरा, पहला है ना वो देवरा है, फिर दूसरा युद्ध लड़ा चौसा, तीसरा कनौज और चौथा सरहिंद। आगे समझ में दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन है इस करेक्ट आंसर। इसकी व्याख्या बता देता हूं मैं आपको थोड़ी बहुत। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। पहला देवरा, फिर चौसा, फिर कनौज एवं सरहिंद। देखो 1532 ईस्वी में उसने गोमती नदी के तट पर स्थित दोहरा या देवरा के नाम से स्थान पर अफगान विरोधियों का परास्त किया था। किनको? अफगान के जो विरोधी थे उनको परास्त किया था। कब किया था? 1532 में। किस नदी के तट पर? तो गोमती नदी के तट पर। ठीक है, 26 जून 1539 ईस्वी को। कब? 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में, किसके युद्ध में? चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। यानी कि शेरशाह सूरी से हुमायूं परास्त हो गया था। उसी युद्ध में निजाम नामक बिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। यदि उस वक्त निजाम नामक बिस्ती नहीं होता तो हुमायूं को मार दिया जाता। हुमायूं के विरोध चौसा की इस वजह से शेर खां या शेरशाह की व्यक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में जो वृद्धि हुई है और उसने शेरशाह की पदवी धारण की और अपने नाम का खुतबा बढ़ाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। उसके बाद में तीसरा युद्ध था 17 मई 1540, कनौज या बेलग्राम का युद्ध भी कह सकते हैं। और यहाँ पर हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और भी हुमायूं को पराजित
पराजित होना पड़ा और उसके बाद में विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकता फिरा और 22 जून 1555 ईस्वी को सरहदी युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया था। ठीक है दोस्तों, और हुमायूं को ही मुगल के स्थापना करता कहते हैं। मुगलों की स्थापना हुमायूं ने की थी। ठीक है दोस्तों, 1526 में। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कलकत्ता। कौन सा? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, ये लॉर्ड वेलेस्ली थे या लॉर्ड बेंटिंग थे। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स वहाँ के बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ये कब की बात है? 15 जनवरी 1744। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, जिनका कार्यकाल था 1773 से लेकर 1785 ईस्वी तक। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है मंगल पांडे की घटनाएं हुई थी, यानी कि जो मंगल पांडे की जो घटनाएं हैं वो घटना है कहाँ हुई थी? तो ये मेरठ में हुई, बैरंगपुर में हुई, या अंबाला में हुई, या लखनऊ में हुई। देखो दोस्तों, मंगल पांडे की जो घटना है वो आपके बैरंगपुर के अंदर हुई थी। और ये कब हुई थी? 29 मार्च 1857 की क्रांति हुई। उस समय ये मंगल पांडे की जो घटना है हुई थी और 29 मार्च को हुई। ये बैरकपुर में हुई और सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। किस कारण हुई थी? यहाँ पर जो राइफल दी जाती थी, उन राइफल पर जो कारतूस होते काट के गोली लगा चढ़ाया जाता था, उन कारतूसों के कारण हुई। एक सैनिक मंगल पांडे के नाम ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर दिया, यानी कि जो अपनी जो रेजिमेंट एजुडेंट थे उस पर आक्रमण कर दिया और हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं कौन सी 34वीं NI रेजिमेंट भंग कर दी, यानी कि उस वक्त जो रेजिमेंट थी 34वीं उसको भंग कर दिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने, और अपराधियों को दंड दिया। अगला सवाल है दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई, यानी कि आपको ये तो पता हो गया कि ब्राह्मण समाज के स्थापनाकर्ता कौन है? तो इसके स्थापनाकर्ता है राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, स्थापना कब की आपको इसमें सन बताना। 1816 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में और 1830 ईस्वी में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? यानी कि जो संविधान है उस संविधान के अंदर, संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के अंदर भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर एक समाजवादी या लोकतांत्रिक गणराज्य, या एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या एक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर होगा सी, एक प्रभु सत्ता संपन्न, और एक प्रभु सत्ता संपन्न है और एक समाजवादी भी है और पंथ निरपेक्ष भी है और लोकतांत्रिक भी है और गणराज्य भी है। ये इस प्रकार से भारतीय संविधान में भारत को घोषित किया गया। ठीक है, एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी और निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में हम जाना जाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? यानी कि दोहरी है नागरिकता किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की,
संसदीय सरकार की या राष्ट्रपति शासित सरकार की, यानी कि दोहरी नागरिकता है वो किसकी विशेषता बताती हैं, तो वो आपकी विशेषता बताती है संघीय सरकार की। किसकी? संघीय सरकार की। और संघीय सरकार दोहरी नागरिकता हो सकती हैं जो संघ एवं राज्य दोनों की, और अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था बिल्कुल है। आगे समझ में। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान कौन सा? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया? यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें एक मूलभूत अधिकार जो संविधान लिया गया वो किस संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से, यूके के संविधान से, या सोवियत संघ के संविधान से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि अमेरिका के संविधान से भारत में जो संविधान चल रहा मूलभूत अधिकार है वो कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मूलभूत अधिकार वर्णित हैं। कितने हैं? 6 मूलभूत अधिकार वर्णित हैं। किसमें? भारतीय संविधान के अंदर। अगला सवाल है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला सवाल है मौलिक अधिकार पर, किस पर? मौलिक अधिकार पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? यानी कि जो मौलिक अधिकार होता है उस पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो एक तो मंत्री परिषद लगा सकता है, संसद लगा सकती है, जनता लगा सकते हैं, या मंत्रिमंडल लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपकी बी, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर होगा। संसद है वो इस पर प्रतिबंध लगा सकती है, मौलिक अधिकार पर संसद के अलावा कोई नहीं लगा सकता है। और इसका व्याख्या है भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों पर यथोचित युक्तियुक्त निर्बंधन या प्रतिबंध संसद द्वारा विधि बनाकर लगाया जा सकता है। यानी कि संसद द्वारा एक विधि बनाई जाती है, उसमें कानून बनाया जाता है और फिर उसके बाद में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक, कितना नागरिक? एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? वो किन के पास जा सकता है? एक तो उच्च न्यायालय के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास, या उनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो तीनों दे रखे हैं उनके पास नहीं जा सकता। चौथा ऑप्शन आपको मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर व्याख्या के अंदर। चलो दोस्तों व्याख्या देखते हैं इसकी। संविधान के भाग 4 कौन सा भाग कहता है? संविधान का भाग 4 कहता है के तहत अनुच्छेद संख्या 36 से 51 तक वर्णित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत वे कल्याणकारी लक्ष्य रखे गए हैं जिनका उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध कराना है, परंतु ये नागरिकों को कोई ऐसा विधायक अधिकार उपलब्ध नहीं कराता जिनका उल्लंघन होने पर उपचार कराया जा सके। अर्थात संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंध न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे और अनुच्छेद 37 यही कहता है। संवैधानिक लक्ष्य हैं जिन्होंने राज्य द्वारा पूरा किया जाना होता है। आगे चल रहे हैं दोस्तों, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? यानी कि 2 अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। एस राधाकृष्णन, बी में वी गिरी, सी में बी जत्ती और डी में एम हिदायतुल्ला। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ये डॉक्टर राधाकृष्णन। और डॉक्टर राधाकृष्णन हैं, उन्होंने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति पद को अपना संभालते हुए अपना कार्य पूर्ण किया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 1952 से लेकर 57 तथा 1957 से 62 की 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला तथा वे 1962 और 67 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। ठीक है। और वर्तमान उपराष्ट्रपति इसमें नहीं दिए गए हैं, वर्तमान नहीं है, पहले थे
अभी वर्तमान में आपके प्रणबदा हैं। 2 बार उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए भी चुने गए हैं, जो आपके ये भी पूर्व में कह सकते हो हमीद अंसारी को, ये 2 कार्यकाल में रह चुके हैं। इनका पहला कार्यकाल था अगस्त 2007 से 10 तक, ठीक है, 2007 से लेकर 10 तक, और दूसरा था 2012 से तक दूसरा कार्यकाल 11 अगस्त 2012 से अगले 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था इनके लिए, ठीक है दोस्तों। 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2012 तक पहला कार्यकाल था, और दूसरा 11 अगस्त 2012 से अगले 5 वर्षों तक 2017 तक इनका कार्यकाल रहा था ईद अंसारी का, ठीक है दोस्तों। आगे चल, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो पहला है, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, यानी कि आपको सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। 30 वर्ष की अवधि है, और राज्यसभा में निर्वाचन होने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष पूरी। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष, लोकसभा में कितनी? 25 वर्ष। और राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु है 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए राज्यसभा में। और ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु होती है 18 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर नहीं है, यानी कि सही नहीं है वो आपके 3 नंबर सी है, इसका करेक्ट आंसर है। ये आपके करेक्ट है, यहाँ पर 21 नहीं। आपको मैं इसकी व्याख्या बताता हूँ। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 173 ख कहता है कि राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्तियों की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, जो विधान परिषद के लिए न्यूनतम 30 वर्ष निर्धारित की गई। अन्य विकल्प सही है, यानी कि इसमें 21 नहीं होगा, इसमें आपके 25 होगा। आगे चल रहे हैं दोस्तों। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन होता है? यानी कि जो संसदीय प्रकार की जो सरकार होती है उनके बराबर में बैठने वाले होते हैं, वो कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष का नेता होता है, या निचले सदन के अध्यक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपके प्रधानमंत्री। संसदीय प्रकार की जो सरकार होती है उनके बराबर में बैठने वाला कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री, इसकी व्याख्या है संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री के बराबर वालों में पहला होता है। और हालांकि जो प्रधानमंत्री का चयन है बहुमत दल वाले संसद करते हैं, यानी कि सांसद जो जिनके पास में बहुमत होता ना वही प्रधानमंत्री का आपका चयन करते हैं, किंतु मंत्री परिषद का चयन वे स्वयं करता है, यानी कि जो सरकार के अंदर मंत्री परिषद बनाए जाते हैं तो उनका चयन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। फिर कैबिनेट में सहयोगी मंत्रियों के परामर्श से, कैबिनेट में सहयोगी मंत्रियों के परामर्श पर प्रधानमंत्री ही निर्णय लेता है। और इसी लॉर्ड मोरले या मोरले ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। किसने कहा था? लॉर्ड मोरले ने कहा था। आगे चलते, अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में किसने ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष पद को सुशोभित किया? यानी कि ऐसा कौन सा था जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष दोनों के पद को सुशोभित करने वाला था? वो कौन थे? तो ए में हिदायतुल्ला, बी में के.एस. हेगड़े, सी में सुब्बा राव और डी में पी.एन. भगवती। तो इसका राइट आंसर है बी आंसर, के.एस. हेगड़े थे, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी थे और लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। न्यायमूर्ति के एस हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की ओर, किसकी ओर? न्यायमूर्ति के एस हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों के पदों को सुशोभित किया। वे 1967 से लेकर 1973 के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा 21 जुलाई 1977 से 21 जुलाई 1980 के मध्य लोकसभा अध्यक्ष रहे। यानी कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश तो रहे थे 1970 से 73 और 21 जुलाई 1977 से लेकर आपके 21 जनवरी 1980 तक लोकसभा अध्यक्ष
रहे थे। कौन? KS हेगड़े। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में क्या शामिल है वो बताना है। ग्राम सभा, अचल पंचायत, पंचायत समिति। बी में है जनपद पंचायत, तालुका पंचायत या अंचल पंचायत। सी में ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। फिर है ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा आपके सी है करेक्ट आंसर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, फिर है जिला परिषद। ठीक है। संविधान के 73वें, कौन सा? संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंदर यह नियम बनाया था। 92 के तहत बताते हैं 22 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1993 के अंदर। और ये ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थापित की गई, जो इन्हें क्रमशः ग्राम सभा, एक तो ग्राम सभा, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, आगे आपको और बताएंगे क्वेश्चन। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं हूँ राकेश कुमौत। आज आपको गुनगुन ज्ञान यूट्यूब चैनल पर EVS के कुछ प्रश्नों की व्याख्या सहित बताऊंगा। और EVS का जो पेपर बनाया है गूगल फॉर्म पे, एक बार आपने उसे ध्यानपूर्वक देखा होगा और उसका सॉल्यूशन है मैं यहाँ यूट्यूब पर बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है इसमें 33 नंबर, 133 नंबर है। पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। यानी कि जो पक्षियों में पाई जाने वाली जो विशेषता है उसके बारे में, अध्ययन के बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। तो पक्षियों का जो शरीर होता है वो सुडौल होता है, खोखले हड्डियाँ होती हैं, पंख और पैर, और फिर उसके बाद में 4 नंबर ऑप्शन में स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन होती हैं। यानी कि ऐसी कौन सी विशेषता है वो पक्षियों में पाई जाती है? तो आपको नीचे कूट की सहायता से बताना है। तो इसमें कूट की सहायता से बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें देखो कूट 1 में है, यानी कि पहले ए में है 1, 2 और 3, यानी कि तीनों विशेषता है क्या पक्षी में पाई जाती हैं। फिर है 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। फिर उसके बाद में है ऑप्शन नंबर सी में 3 और 4, यानी कि 3 और 4 सही है। या फिर डी में है 2 और 4, 2 खोखली हड्डियाँ या स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन होती है। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि पक्षियों की एक तो सुडौल शरीर होता है और हड्डियां खोखली होती है जिसमें वायु कोश भरा होता है, उसी के कारण वो उड़ने में सहायता प्राप्त होती है उनकी। सॉरी दोस्तों, साइड वॉइस के लिए। खोखली हड्डियां भी होती है उसके, और पंख और पैर होता है, यानी कि पैर भी, चलने के लिए पैर भी होते हैं और पंख भी होता है। और जो शरीर का ढांचा है बिल्कुल सुडौल होता है, नाव की तरह होता है, बिल्कुल एरोप्लेन की तरह होता है, आगे से तीखा। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, इसकी संपूर्ण व्याख्या देख लेते हैं। और व्याख्या है, पक्षी अपने नाव के तरह के शरीर, सुडौल शरीर, खोखली हड्डियाँ, पंखों और पैरों के कारण उड़ सकते हैं। यानी कि पक्षी का जो शरीर होता है वो सुडौल होता है, ठीक है, और हड्डियाँ खोखली होती हैं। पंखों और पैरों के कारण उड़ने में सहायता होती है उसमें। पंख उन्हें गर्म भी रखते हैं, और चौड़े पैर, यानी कि जो पंख होता है ना, तो जो उनका शरीर होता है उस शरीर को गर्म रखते हैं। और उनके जो पैर होते हैं टहनी पर बैठने में अपनी सहायता करते हैं, यानी कि उनके पैर होते हैं जिन्हें नाखून बड़े होते हैं, वो पैरों पर बैठने के लिए सहायता करते हैं। और उनकी जो घुमावदार गर्दन है, घुमावदार, जैसे आपने बुगले की गर्दन देखी होगी, हंस की गर्दन देखी होगी, वो एक ही जगह चारों तरफ देख सकता है, वो घुमावदार गर्दन होती हैं। आँखों को स्थिर रखते हुए कभी उनकी विभिन्न दिशाओं में देखने में सहायता करती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो उनकी जो गर्दन होती हैं वो एक जगह स्थिर खड़ा होकर भी अपने विवेक से चारों तरफ देख सकता है। ये पक्षियों की प्रमुख विशेषता होती हैं। उनके बहुत अच्छा सुडौल शरीर होता है, हड्डियाँ खोखले होती हैं जिसमें वायु कोश भरा होता है, पंख होते हैं उसको गर्मी भी देते हैं और उड़ने में सहायता भी प्राप्त करते हैं, पैर होते हैं चलने भी काम में आते हैं, और टहनियों पर, पेड़ पौधों की टहनियों पर बैठने के लिए एक सुचारू रूप से कार्य करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किस में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों होते हैं? ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है और प्रोटीन भी होता है? ये प्रमुख भोजन के प्रमुख पोषक तत्व के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे फास्फोरस, ए में फास्फोरस, बी में है नाइट्रोजन, सी में सल्फर और डी में है कार्बन। तो इसका राइट आंसर है कार्बन। कार्बन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है और प्रोटीन दोनों होते हैं। अगला है, इसका व्याख्या बता देते हैं। अगले 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का एक सामान्य तत्व है। ये क्या है? सामान्य तत्व है। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा देने वाले यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऊर्जा को प्रदान करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स आप जब खाते हो, अपने शरीर में जाता है तो वो एक ऊर्जा प्रदान करता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 3 तत्व और होते हैं, जो एक तो कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है दोस्तों। प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाले जटिल जीव यौगिक है। प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन, तो ये सजीवों को, जो शरीर का निर्माण होता है सजीवों का, उसमें और उनका शरीर जटिल यौगिक बनाने में काम आता है। ठीक है, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है। यानी कि आपके प्रोटीन के अंदर क्या होता है कि एक तो कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, और कुछ प्रोटीनों में जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, आयरन की मात्रा भी होती है। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन है जिसमें सल्फर की मात्रा भी होती है, फास्फोरस की भी होती है और आयरन की होती है। दोस्तों, ये आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो अगला सवाल कंटिन्यू रखें आप। अगला सवाल है, जल निकायों का सीवेज, जो जल निकाय होते हैं, जो सीवेज होते हैं, जो गंदे नाले के नाम से जाने जाते हैं, अधिक मात्रा में पानी ग्रहण करना दर्शाता है। जो गंदे नाले हैं वो अधिक मात्रा में, यदि पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या दर्शाता है? उच्च डीओडी, निम्न बीओडी, उच्च डीओ या प्रभावहीन बीओडी या डीओ। यानी कि उच्च बीओडी कह सकते हो, निम्न बीओडी कह सकते हो, या उच्च डीओ कह सकते हो, या प्रभावहीन बीओडी कह सकते हो। यानी कि एक नाला होता है, उसमें क्षमता से ज़्यादा पानी भरा रह जाता है, एक ही जगह पानी भरा रहता है, तो हम उससे उस पानी ग्रहण करना क्या दर्शाता है? यानी कि जो भी वो पानी है वो क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है उच्च बीओडी। यानी कि इसकी व्याख्या बताते हैं आपको। इसकी व्याख्या है, गंदे नाले, जो सीवेज होता है, जो गंदे नाले होते हैं, उस गंदे नाले में जैविक तत्व के रूप में सड़ने योग्य पदार्थ होते हैं। यहाँ पे रूप पड़े, जो गंदा नाला होता है उसमें सड़ने योग्य पदार्थ होते हैं। जब सीवेज जल निकाय में गिरता है तो बहुत से सड़न पैदा करने वाले जीवाणु और कवक, यानी कि सड़न पैदा करने वाले कौन सा है? तो जीवाणु भी सड़न पैदा करता है और कवक शैवाल भी आपके जीवाणु को पैदा करते हैं। शैवाल इसमें नहीं जोड़ा गया। संख्या सीवेज को घटक को कम करने से बढ़ जाता है। यानी कि आपको यदि सीवेज को बंद करते हैं, जहाँ पर ये नाला है वो गंदा नाला एक जगह भरा रहता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सड़न होती है, उसके साथ में बहुत सारे जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं। और वही यदि किसी भी सीवेज निकाय के अंदर वही पानी यदि किसी तालाब, पोखर, नदी, नालों में जाके गिरता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। इससे डिकम्पोजर को अधिक मात्रा से, जो डिकम्पोजर होता है उसमें अधिक मात्रा में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इससे पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जल में रहने वाले प्राणियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि ये पानी है पोखरों में, झीलों में या आपके नदी नालों में जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कम क्यों होती है? कि उसमें एक डिकम्पोजर का अधिक मात्रा हो जाती है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैव रासायनिक, और उससे ऑक्सीजन की कमी होती रहती है। और ऑक्सीजन की कमी होने से जो जलीय जीव होते हैं, जल में रहने वाले जीव है, जैसे मछली है, अमीबा है, प्रोटोजोआ है, जो भी बहुत सारे जलीय जीव है, उस जलीय जीवों पर प्रभाव पड़ता है और वो मर भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम है उत्पाद नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है कि पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है?
ए में है केरोसिन, बी में है पैराफिन, सी में है कोलतार और डी में है एलपीजी। यानी कि पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है, तो पेट्रोलियम का उत्पादन इसमें है, सी इज करेक्ट आंसर। 3 नंबर है इसमें राइट आंसर है कोलतार। कोलतार है वो आपका पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है, ध्यान रखना। पेट्रोलियम है कच्चा तेल के आसवन के माध्यम से, कौन से आसवन? प्रभाजी आसवन से के माध्यम से कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कच्चे तेल होता है, उस कच्चे तेल से बहुत सारे पहले उसका उत्पादन निकलते हैं। जैसे सबसे पहले डीजल होता है, फिर पेट्रोल, फिर मोम होता है, फिर एलपीजी, पैराफिन आदि है, वो आपके पेट्रोलियम कच्चे तेल से प्राप्त होता है। कच्चे तेल से प्राप्त होने वाले कौन कौन से स्रोत है? जैसे डीजल, पेट्रोल, मोम, एलपीजी और पैराफिन, ठीक है। और कोलतार है एक गाढ़ा काला या भूरा पदार्थ होता है, जिसे हम आप कह सकते हो रोड बनाने के लिए काम में लिया जाता है, जिसे उच्च तापमान पर कोयले से प्राप्त किया जाता है। इस त्वचा की बीमारियों में प्रयोग किया जाता है, जैसे एक्जिमा, और उसका प्रयोग सड़क निर्माण में भी किया जाता है। कुछ तत्व होते हैं उसमें आपके त्वचा की बीमारियों को ठीक करने में भी किया जाता है, गर्म करने पर इसका जो प्राप्त होता है द्रव्य पदार्थ, और कुछ जैसे एक्जिमा और इसका प्रयोग सड़क निर्माण में के लिए भी किया जाता है। दोस्तों ये पेट्रोलियम के उत्पाद के बारे में था। दोस्तों यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों तक भी आप भेजें, और गूगल फॉर्म का एक बार टेस्ट ज़रूर दें। इसका लिंक है आपको रीट प्रैक्टिस, रीट 2020 रीट क्विज रूम में सब में मिल जाएगा। आप प्लीज़ एक बार उस पर विजिट जरूर हो। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। जो आवास होते हैं ना, उन आवास के जो के बारे में है अध्ययन है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। निम्न कथन क्या क्या कहते हैं, कौन सा राइट है? किसी प्रियावास में 2 प्रजातियों के आवास भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, उनके 2 प्रजाति होती है, तो क्या उनके आवास भिन्न भिन्न होते हैं? किसी प्रियावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है। फिर सी में 2 प्रजातियों बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास उसके जैसे सह अस्तित्व में रह सकती है। और तीसरा, किसी प्रियावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। तो इसके कूट दे रखे हैं और उन कूट के माध्यम से आपको बताने हैं। तो जैसे ए और 4 ये दोनों सही है, 1 और 2 ये दोनों सही है, या 2 और 4 ये सही है, या 3 और 4 ये सही। तो इसका राइट आंसर होगा आपके 1 नंबर ऑप्शन 1 और 4 है वो राइट है। 1 और 4 क्या क्या कहता है? एक कहता है कि किसी प्रियावास में 2 प्रजाति के आवास के भिन्न भिन्न आवास होते हैं, बिल्कुल। और चौथा कहता है किसी प्रियावास में विभिन्न जो किसी प्रजाति का जो आवास है उसके क्रियात्मक लक्षणों का भी परिभाषित करता है। इसका ए ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है दोस्तों, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या क्या कहती हैं? व्याख्या कहती हैं कि किसी प्रजाति का आवास प्रियावास में उनके कार्यात्मक विशिष्टता को परिभाषित करता है। जो उनका आवास होता है उसका प्रियावास के अंदर क्या करता है? कार्यात्मक, यानी कि जो कार्य की विशिष्टता बताता है वही है। ठीक है। फिर कोई भी 2 प्रजातियां एक ही आवास में बिना प्रतिस्पर्धा के नहीं रह सकते, यानी कि 2 प्रजाति, जिससे आपको ये बता सकते हैं कि एक कौवा होता है और एक कोयल होती है। ठीक है, कोयल है और कौवा है, दोनों के आपको 2 प्रजातियां हैं और वो अपने एक घोंसले में कभी नहीं रह सकती हैं, वो अलग अलग घोंसले में रहती हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धा के नहीं रह सकते हैं। एक प्रियावास किसी प्रजाति के लिए केवल एक पता भर होता है, यानी कि बिल्कुल सही है कि जैसे मेरा घर है तो वो मेरा खुद का ही पता होगा, जहाँ एक आवास उस प्रजाति के अधिकृत क्षेत्र में की गई क्रियाओं को परिभाषित करता है। यानी कि जो मेरा घर है वो मेरा घर ही मेरे लिए काम आएगा, आपको वो उस घर का आवास के रूप में नहीं दिया जाएगा। यदि आप मेरे घर पे रहोगे माना कि, तो उसके ऊपर क्या होता है, 2 प्रजाति होती हैं और दोनों प्रजातियों के बीच में क्या होगा? टकराव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो इसलिए इसमें 1 और 4 ऑप्शन है वो आएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण से अत्यंत प्रभावी होते हैं। जो वायु प्रदूषण होता है उससे अत्यंत प्रभावी होते हैं त्वचा से, आँखें, फेफड़े या सभी। यानी कि जो वायु का प्रदूषण होता है उसमें शरीर के कौन कौन से अंग हैं वो प्रभावित होते हैं। जैसे त्वचा भी होती है क्या, आँखें, फेफड़े और ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, ये सभी होगा। यानी कि वायु प्रदूषण से सभी प्रकार के आपके शरीर के अंग प्रभावित होते हैं। बाहरी अंग भी प्रभावित होते हैं और आंतरिक अंग भी प्रभावित होते हैं, ये ध्यान रखना। वायु प्रदूषण का संबंध है जैविक, शारीरिक और रासायनिक प्रदूषकों के कारण होने की गुणवत्ता। जो हवा की गुणवत्ता होती है वो रासायनिक प्रदूषकों के कारण की गुणवत्ता में आए वांछित बदलाव से हैं। ये हमारे अंगों जैसे त्वचा, आँख और सांस नली को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे जहरीले धुआं, जहरीली गैसें, फैक्ट्रियों, वाहनों और सीमेंट के उद्योगों से निकलता हुआ धुआं कह सकते हैं। देखो वायु प्रदूषण कैसे होता है। ये वायु प्रदूषण होता है कि एक तो कल कारखानों से निकला हुआ धुआं होता है, गाड़ी, बस, परिवहन से निकलता हुआ धुआं होता है, जहरीली गैसें भी हो सकती है, जो सीमेंट उद्योग होते हैं या फिर केमिकल्स उद्योग हो सकते हैं, बहुत सारे उद्योग होते हैं, उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है वो आपके वायु को प्रदूषण करता है। और सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव है ओजोन परत पर पड़ना है, और उसी ओजोन परत पर छेद होने के, वायु प्रदूषण होने के कारण छेद हो रहे हैं, और छेद होने के कारण वर्षा भी अम्लीय हो रही है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल, निम्न में किस प्रकार के घर अस्थायी आवास होते हैं। अस्थायी आवास के रूप में ऐसा कौन सा घर है जो अस्थायी आवास, जैसे कैंप होता है, क्या वो अस्थायी है। लकड़े के ढांचे पर बने घर, क्या वो अस्थायी है। कंक्रीट के बने घर, क्या वो अस्थायी है। पत्थरों, गारे और चूने से बने घर, क्या ये अस्थायी है। बिल्कुल ये तीनों स्थायी होते हैं, और 1 नंबर ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, ये अस्थायी होता है। कैंप है वो हमेशा अस्थायी होता है, यानी कि कैंप कहीं पे भी लगा सकते हैं, वहाँ पर अपना तंबू लगाकर आप रह सकते हो, लेकिन वो अस्थायी श्रेणी में आवास में आता है। कैंप एक प्रकार के अस्थायी आवास होते हैं। लकड़ी के फर्श या छत, एक तो लकड़ी का फर्श या छत और पत्थर, गारे और चूने आदि से बना दीवारों वाले मकान ठंडे प्रदेशों में स्थायी आवास के रूप में पाए जाते हैं, जैसे लेह और लद्दाख। बांसों के घर जो ऊंचे उठे होते, अधिक वर्षा वाले स्थानों पर स्थायी निवास के रूप में बनाए जाते हैं। कंक्रीट से बने घर को पक्का घर कहते हैं, और उसे एक स्थायी घर के रूप में बनाया जाता है। देखो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि बांसों, भारत के अंदर बांसों के जो घर है वो कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं। एक तो जहाँ ठंडे प्रदेश हैं, जैसे लेह है, लद्दाख है, कश्मीर है, वहाँ पर आपको तिकोना यानी कि उनकी छत है इस प्रकार से मिलेगी। पूरा मकान चाहे कैसा भी हो, लेकिन छत है वो 3 ये ऊपर से तीखी होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, रीना महसूस करते हैं कि हाल ही में उसकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। यानी कि रीना क्या करती है, महसूस करती हैं कि हाल ही में उनकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, और तदनुसार उसके शरीर को पोषणीय आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं। यानी कि उसका जो शरीर है उनकी पोषणीय आवश्यकता भी क्या हो गई है, बढ़ गई। यानी कि उसका शरीर का जो गतिविधियां है वो भी बढ़ गई, और पोषण लेने की भी आवश्यकता बढ़ गई है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थ समूह में से कौन सा समूह अपने शरीर की वर्तमान आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल किया गया है। यानी कि वो ऐसा कौन सा आहार है जो वो यदि खा ले तो उसके जो एक सामान्य आहार के संबंधित कार्य करेगा। अम्लीय फल और केला या मछली तीनों खाए तो उसका सामान्य आहार होगा, या अम्लीय फल, मटर, नट्स या नट्स को बादाम कह सकते हैं, ये खाने से उसका सामान्य आहार होगा, या अनाज, केला और मक्खन खाने से उनका सामान्य भोजन होगा, या फिर फलियां हैं, दालें हैं और मछली है, ये खाने से होगा। तो इसका राइट आंसर है 3, यानी कि अनाज, केला और मक्खन खाने से उनका सामान्य संबंधी आहार की आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी जो वर्तमान में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहता है कि जो लोग, कौन से लोग, जो लोग
नियमित रूप से कठिन कार्य में लिप्त रहते हैं, यानी कि बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उन्हें अधिक ऊर्जा वाले खाद्य वस्तुओं लेने की आवश्यकता होती है। जो किसान होता है वो बहुत हार्ड वर्क ज़्यादा करता है, तो उसे क्या करता खाना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा जो ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं उनको खाना चाहिए, जैसे है शकरकंद, आलू, शहद, गुड़, केला, आम, दूध, घी, मक्खन, पनीर, अंडा, मांस और मछली, वनस्पति तेल आदि, बादाम इत्यादि शामिल है। जो सबसे ज़्यादा हार्डवर्क काम करते हैं उनके लिए ये ज़रूरी होता है। जो लोग सबसे ज़्यादा हार्डवर्क काम करते हैं उनके लिए खाना भी हैवी खाना चाहिए, बाजरे की रोटी खानी चाहिए, और फिर उसके बाद में ये घी, दूध, केला, पनीर है, मक्खन है इत्यादि, और जो मांसाहारी है उनके लिए अंडा, मांस, मछली, वनस्पति तेल इत्यादि खाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चल। एनसीएफ के किस प्रकाशन ने अनुशंसा की है कि पर्यावरण अध्ययन को संपूर्ण प्राथमिक स्तर के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए? ऐसी कौन से प्रकाशन था जो एनसीएफ के किस प्रकाशन से एक अनुशंसा भेजी थी कि पर्यावरण अध्ययन को संपूर्ण प्राथमिक स्तर के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम को ले रूप में पढ़ाया जाना चाहिए? एनसीएफ है 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2010। तो इसका राइट आंसर है एनसीएफ 2000 अनुशंसा करता है कि पर्यावरण अध्ययन को एक संपूर्ण प्राथमिक स्तर के लिए एक पाठ्यक्रम के रूप में, एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाना जरूरी है, अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है। एनसीएफ क्या कहता है कि राष्ट्रीय, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, जो 2005 की अनुशंसा करता है कि प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर किसे कहते हैं, कक्षा 1 से 5 तक, और उच्च प्राथमिक कक्षा 1 से लेकर 8 तक, ठीक है, और माध्यमिक 1 से लेकर 10 तक, और उच्च माध्यमिक 1 से लेकर 12 तक होती कक्षाएं। पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 से 5 तक लागू की गई है, और पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में एकल पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि इसे अकेले को अलग से पढ़ाना चाहिए, किसी भी विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की तरह अलग विषय के रूप में ही रखा जाना चाहिए। उसको पहले क्या करते थे कि विज्ञान के अंदर ही पर्यावरण के 5-7 जो लेसन थे ऐड कर दिए जाते थे, लेकिन अब है विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की तरह ही एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया गया। इससे पहले एनसीएफ 1975 में, कब, 1975 के अनुसार कक्षा 1 व 2 में पहले ही संयुक्त कोर्स के रूप में इसे पढ़ाया जाता था। संयुक्त यानी कि किसी और विषय के साथ में इसे शामिल किया गया था। आगे समझ में दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला सवाल, परिवार और मित्र नामक विषय के अंतर्गत पौधे नामक उप विषय को पढ़ाने के लिए कक्षा 3 के लिए निम्न विधियों में से कौन सी सबसे उपयुक्त है? परिवार और मित्र नामक विषय के अंतर्गत पौधे नामक उप विषय को पढ़ाने के लिए कक्षा 3 के लिए निम्न विधियों में से कौन से सबसे उपयुक्त हैं? तो इसका ए में है कक्षा में पौधों की चित्र लाना जिसे पत्ता, फूल तथा फल लगे हो। बी में पहले बच्चों के साथ में बातचीत करना, फिर प्रकृति की सैर करना, और सी में किताब में दिए गए पौधों के चित्र को दिखाना। या डी में है कक्षा में चर्चा किए बिना सीधे प्रकृति की सैर करना। यानी कि क्या कहता है, परिवार और मित्र नामक विषय के अंतर्गत पौधा नामक उपशैली को पढ़ाना क्या के लिए जो विधियाँ होती हैं कौन सी उपयुक्त होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पहले बच्चों के साथ बातचीत करना और फिर प्रकृति की शेयर करना। यानी कि पहले आप बच्चों से परिचित हो और उसके बाद में प्रकृति का भी शेयर करो। तो इसमें आपको व्याख्या बता देता हूँ। एक अध्यापक के लिए, जो एक अध्यापक होता है, और एक अध्यापक के लिए बच्चों के पूर्व ज्ञान और वर्तमान विषय के संबंध में उनके पिछले अनुभवों के बारे में जानना आवश्यक है। यानी कि एक जो बच्चा होता है उस बच्चे का पूर्व ज्ञान और वर्तमान विषय के संबंध में भी अध्यापक को जानना आवश्यक होता है और अनिवार्य होता है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद अवधारणाओं का विकास करने के लिए शिक्षण अधिगम विधियों का चुनाव करना। किस विधियों का? शिक्षण अधिगम विधियों का चुनाव करना है। और इस प्रकार इस मामले में विद्यार्थी को पौधों के बारे में सिखाने के लिए
विद्यार्थी को किसके बारे में? पौधे के बारे में सिखाने के लिए कक्षा में उनके पौधे संबंधी पूर्व ज्ञान के बारे में जानना चाहिए, यानी कि बच्चों को पहले कितना ज्ञान है उस पौधे के बारे में वो जानना चाहिए, और उसके बाद में विद्यार्थी को पौधों का प्रत्यक्ष अवलोकन कराने के लिए बाद उनके इस ज्ञान को सुदृढ़ करना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों का पूर्व ज्ञान प्राप्त करो कि बच्चों को उस पौधे के बारे में क्या क्या पता है, और उसके बाद में विद्यार्थी को उस पौधों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करवाना और परिचित करवाना, और फिर उसके बाद में पूरी व्याख्या सुदृढ़ रूप से ज्ञान प्राप्त करवाना एक अध्यापक का काम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने पर्यावरण अध्ययन को अनेक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच वस्तुओं तथा सिद्धांतों में समतुल्यता बनाए रखने के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया? यानी कि ऐसा कौन सा पर्यावरण अध्ययन है जिसको अनेक पारिस्थितिकी तंत्र है उनके बीच में वस्तुओं तथा सिद्धांतों का, किसका? वस्तुओं तथा सिद्धांतों का समतुल्य बनाए रखने का, यानी कि समान रूप से बनाए रखने के लिए अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसा किसने कहा? तो जॉन टर्क ने, या बेर्नार्ड जे नेबेल ने, या शैविंद्र सिंह या मैकनाउटन ने। तो इसका राइट आंसर है बेर्नार्ड जे नोबेल। 2 नंबर है ऑप्शन राइट है। बेर्नार्ड जे नोबेल ने पर्यावरण विज्ञान को उन सिद्धांतों और वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया जो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में संतुलन बनाए रखते हैं। वे एक जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने पर्यावरण पर द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी, यानी कि द वर्ल्ड नामक पुस्तक है वो लिखी, जो वर्क नामक पुस्तक एक लिखी थी, किसने? बेर्नार्ड द नेबेल ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला सवाल, पर्यावरण शिक्षा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार डालिए या कथनों को पढ़िए। क्या क्या कहता है ये आपके? तो पर्यावरण एवं उसके मानव के साथ पारंपरिक संबंधों की आधारभूत समझ या पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं की जागरूकता तथा उनके समाधान के लिए योग्यता, या फिर पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संगठनों के नाम के बारे में जानकारी, या फिर पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तो इनमें से कौन सा कथन है पर्यावरण शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य का निरूपण करता है? यानी कि कौन कौन से जो थे इनके है वो कौन कौन से इसको वास्तविक रूप का अध्ययन करवाता है? तो ए में 1, 2 और 4, बी में 1, 2 और 3, सी में 3 और 4, डी में 2 और 4। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर, 1, 2 और 4। तो इसका राइट आंसर है पर्यावरण के लिए काम करने वाले संगठनों के बारे में बच्चों को बताना। पर्यावरण शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा पढ़ना का मुख्य उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण शिक्षा के बहुत से उद्देश्य हैं, जैसे पर्यावरण और मानव के साथ उसके संबंधों के बारे में बताना, आधारभूत ज्ञान प्राप्त करना, छात्रों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, और बच्चों को पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता बनाना, और उनकी समस्याओं को हल करने के कौशल का विकास भी पर्यावरण करता है। पर्यावरण के अंदर बच्चों को शिक्षा ही नहीं दी जाती है, पर्यावरण के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्यावरण का उद्देश्य भी बताना, संबंध समझाना, आधारभूत शिक्षा को प्रदान करना, आधारभूत ज्ञान को प्रदान करना, पर्यावरण के संवेदनशील और बच्चों को पर्यावरण संबंधी कई समस्याओं के रूप में जागृत करना, ये कौशल विकास के लिए भी काम में लिया जाता है। पर्यावरण है वो आपको केवल एक शिक्षा ही नहीं देती, बहुत सारी उसमें ज्ञान प्राप्त होते हैं, बहुत सारे कौशल विकास होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है देखते हैं। अगला सवाल है, नीचे पौधों के प्रकरण को पढ़ाते समय एक अध्यापिका और कक्षा 3 के बच्चों के बीच एक वार्तालाप दी गई है। यानी कि आपको एक वार्तालाप दी गई, उस वार्तालाप के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न पूछा जाएगा। अध्यापिका अगर पूरे संसार में पौधे नहीं हो तो क्या होगा? यानी कि अध्यापक या जो अध्यापिका है जो वो एक प्रश्न पूछती हैं एक बच्चे से कि अगर पूरे संसार में पौधे ना हो तो क्या होगा? तो पहला छात्र कहता है, महाशय हमें फल जैसे आम, सेब, केला नहीं मिलेंगे तथा सब्जी भी जैसे आलू, बैंगन तथा गोभी भी नहीं मिलेगी। यानी कि अध्यापिका के सवाल का पहला बच्चा उत्तर देता है कि हमें फल भी नहीं मिलेंगे, फलों में जैसे आम, सेब, केला, और फिर उसके बाद में सब्जियां भी नहीं मिलेगी, सब्जियों में जैसे आलू, बैंगन, गोभी जो भी है सब्जियां। दूसरा छात्र कहता है कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। यानी कि दूसरा छात्र है उसमें एक और ऐड कर देता
कि मैडम हमें सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन की प्राप्ति या उपलब्धता नहीं होगी। तीसरा कहता है मैडम मधुमक्खी भी नहीं होगी, यानी कि मधुमक्खियों का जो शहद और मधुमेह है वो भी हमें नहीं मिलेगा। जो अध्यापिका कहते हैं फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो, यानी कि आप ऐसा किस लिए सोचते हो कि मधुमक्खियाँ भी नहीं होगी। तो तीसरा व्यक्ति वापस, जो बच्चा है वो वापस उत्तर देता है मेरे पिताजी मधुमक्खी पालन करते हैं। क्या करते हैं, यानी कि उस तीसरे बच्चे के पिता क्या करते हैं, मधुमक्खियों का पालन करते हैं। और उन्होंने अपने मुझे बताया कि मधुमक्खियाँ फलों से परासागर प्राप्त करती हैं। क्या करती हैं, फलों से क्या करती हैं, परासागर, और पेड़ों पर अपना घर बनाती हैं जिसे छत्ते कहा जाता है। यानी कि छत्ते बनाकर जो मधुमेह तैयार होता है, फूलों को पराशर प्राप्त करके पेड़ों पर अपना घर बनाती है जिसे छत्ता कहा जाता है। और छत्ते से क्या होगा, छत्ते, इसके बाद में मुझे अपने मधुमक्खियों की बाड़ी पर ले गए जहाँ छत्ते थे, बहुत सारे छत्ते थे, और वहाँ पर बताए। अतः ये अंतःक्रिया क्या दर्शाती है बताओ, समझने में, प्रयोग करने के तथा मूल्यांकन करने में, या स्मरण करने में, समझने तथा प्रयोग करने में, या प्रयोग करने में, या मूल्यांकन करने में तथा सृजन करने में। जो ये प्रक्रिया अभी आपने वार्तालाप पढ़ी है वो क्या दर्शाती है, स्मरण करने में, या सृजन करने में तथा प्रयोग करने में। तो इसका राइट आंसर है 2। पहले तो स्मरण करता है, फिर समझता है, और फिर प्रयोग करता है। ठीक है ना दोस्तों, इसका राइट आंसर बी होगा। बी इज करेक्ट आंसर। इसकी आपको मैं व्याख्या बता देता हूँ। बहुत सी संज्ञानात्मक क्रियाएं, कौन सी, बहुत से ज्ञानात्मक क्रिया, संज्ञानात्मक ने ज्ञानात्मक प्रक्रिया होती हैं, जैसे याद करना, स्मरण और पहचान में आता है। याद करना किस में आता है, स्मरण और पहचान। समझना, प्रयोग करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, और रचना करना। यानी कि एक तो समझना भी है, प्रयोग करना भी है, विश्लेषण यानी कि उसके बारे में कुछ बोलना भी है, और मूल्यांकन उसकी समीक्षा करना है, और रचना भी करना। प्रदत्त जो बातचीत दर्शाते हैं कि विद्यार्थी अपने अवलोकन को याद कर सकते हैं, यानी कि उसे याद कर सकते हैं। जो भी याद करते हैं उन्हें अच्छी तरह से समझते हैं और उसका उपयोग करते हैं, लेकिन वे यहाँ न तो मूल्यांकन कर रहे हैं और न ही कोई सृजन कर रहे हैं। आगे समझ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में निरंतर शब्द प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो निरंतर और व्यापक है मूल्यांकन में, निरंतर शब्द है वो प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार का मूल्यांकन प्रतिनिधित्व करता है। वायु और जल पर, वन्य जीव पर, पालतू और घरेलू जानवर, या बगीचों में उगने वाले पौधे। तो इसमें राइट होगा कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, निरंतर शब्द प्राथमिक है वो वायु और जल पर है। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर है, वायु एवं जल। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमारे प्रयोग के लिए प्रकृति में उपलब्ध होते हैं। यानी कि हमारे जो प्रयोग होते हैं उसे प्रकृति में उपलब्ध होते हैं। और प्राकृतिक संसाधन में 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। और 2 प्रकार कौन कौन से हैं, ये वे एक तो नवीनीकरण होता है, नवीकरणीय, ये वे संसाधन है जिनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। यानी कि कोई सीमित उपलब्धता नहीं होती है, बहुत सारी असीमित मात्रा में उसका उपयोग किया जा सकता है। जिससे वायु होती है, वायु को हम कितनी बार भी श्वसन क्रिया में लें वो आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात है उसके बाद में आपको बता देता हूँ कि सौर ऊर्जा, जल एवं मिट्टी आदि वन्य जीव जैसे जंगलों के साथ साथ वन्य जीव भी नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ मानव में इसे महत्वपूर्ण संसाधनों को बहुत अधिक हानि पहुंचाई है और अब बड़े स्तर पर उनके संरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अनवीकरणीय में क्या होता है, ये वे संसाधन है जिसका प्रयोग एक बार किया जा सकता है। यानी कि इसका अंतर आप समझ गए होंगे। नवीकरणीय में क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी जो मात्रा होती है उसे बार बार यूज कर सकते हो। जैसे वायु होती हैं, आप उसे कई बार यूज करते हो श्वसन क्रिया में, वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। लेकिन नवीकरण के अंदर क्या होता है कि आप एक ही बार उपयोग में ले सकते हो। जैसे पेट्रोल होता है, गाड़ी में डालने पर वो पेट्रोल खत्म हो जाता है, फिर आपका उसका उपयोग नहीं लिया जा सकता। कोयला है, इनमें इन संसाधनों का आपातकालीन आधार पर संरक्षित करने की ज़रूरत है। यानी कि इनको संरक्षित रखे, आपातकाल का समय आएगा तब ये काम आएंगे दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों,
ईवीएस पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम विधियों का चुनाव निम्न कारक में से किस पर निर्भर करता है। यानी कि ईवीएस होता है वो पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन को ही कहते हैं। वो शिक्षण अधिगम विधि का चुनाव निम्न कारकों में से किस पर निर्भर करता है। तो अवधारणा पर करता है, विद्यालय का तत्व विचार पर करता है, या संसाधनों की उपलब्ध करता है, या पूर्व अधिगम अनुभव करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, विद्यालय का तत्व विचार पर करता है। और विद्यालय का तत्व विचार क्या कहता है? तत्व विचार शिक्षण अधिगम का चुनाव विभिन्न प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि जो शिक्षण अधिगम का चुनाव है विभिन्न प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है, जैसे बच्चों की पूर्व अवधारणा, यानी कि जो बच्चे की जो पूर्व की अवधारणा है उनके बारे में, ज्ञान और अनुभव, ज्ञान और अनुभव, तथा संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता भी होनी चाहिए। ये स्कूल के दर्शन पर निर्भर करते हैं, ये स्कूल के दर्शन पर निर्भर करता है। और एक शिक्षक के लिए जो विद्यार्थी होता है साथ बातचीत करना तथा अवधारणाओं के बाद बातचीत भी करना, और अवधारणाएं होती हैं उनके सिखाने, वह सीखा जा रहा है, उनके पूर्व अनुभव की पहचान करना भी आवश्यक होता है एक शिक्षक को। और उसके बाद में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सबसे उचित जो विधि होती है, उचित विधि या उपअगम का निर्माण भी करना होता है। ये किसको करना होता है? शिक्षक को करना होता है। आगे चलते हैं। 2 सवाल है, प्रश्न संख्या 148, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के शिक्षण अधिगम के निम्नलिखित विधियों में कौन सी विधि बच्चों की अध्ययन स्तर के मूल्यांकन में सहायता करती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अनुवीक्षण स्क्रीनिंग। जो बातचीत होती है, अनुवीक्षण स्क्रीनिंग होते हैं बातचीत में, और व्याख्यान आधारित भी होती हैं और प्रदर्शन आधारित भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, बातचीत। ठीक है ना सर। दोस्तों, एक शिक्षक की अवलोकन के माध्यम से एक शिक्षक की अवलोकन के माध्यम से जो बच्चा था उसके विद्यार्थियों के साथ में जो परस्पर बातचीत होती हैं विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में, उनके बात का सुनना, उसके साथ चर्चा करना, प्रश्न पूछता, उनके कार्य की समीक्षा भी करना ईवीएस में शिक्षण अधिगम की एक विधि है, जिसमें छात्रों को ज्ञान के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों को क्या किया जाता है? ज्ञान का स्तर का मूल्यांकन भी किया जाता है। और बाकी सभी विधियाँ जैसे स्क्रीनिंग है, व्याख्यान आधारित है और प्रदर्शन आधारित जो विधियाँ हैं केवल छात्रों को सूचना देने की विधियाँ हैं, न कि उनकी अनुक्रिया प्राप्त करने की जो बातचीत करने में के द्वारा संभव है। यानी कि जो ये विधियाँ हैं वो केवल स्क्रीनिंग, व्याख्यान आधारित ये प्रदर्शन करने वाली विधियाँ केवल और केवल ये बच्चों को क्या करता है, बच्चे होते हैं केवल उन सूचना देने की विधियाँ हैं। लेकिन इसमें ये विधि हैं जो बच्चों को दूसरों अभी बता रहे हैं, उस विधि का आपको बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है। बात भी होती है, सुनना भी होता है, चर्चा भी होती है, और ये ईवीएस की समीक्षा भी होती है, कुछ कार्यों की समीक्षा भी इसमें की जाती है। अगला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के अध्यापन में समूह शिक्षण पद्धति का उपयोग करना प्रोत्साहन में सहायता करता है। एक तो सामाजिक बातचीत में, एक गुटबंदी में, छात्रों की कमजोरी, छात्रों को सुस्त कार्य निष्पादन को बचाने में, या व्यक्तिगत विचार को सही ठहराना तथा हर संभव तरीकों को उपयोग करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सामाजिक बातचीत के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके व्याख्या बता देता हूँ। समूह अधिगम, कौन सा अधिगम? समूह अधिगम विधि बच्चों में परस्पर साझा करने, सहयोग करने, एक दूसरे के अनुभव में सीखने, बातचीत करने, समस्या का समाधान करने, निर्णय करने और एक दूसरे की विचारों को सम्मान करने में गुणों की विकास करने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, आज का इस क्लास का आज अंतिम सवाल है। आज की क्लास का अंतिम सवाल है, केवल यह सवाल है और इस सवाल को उत्तर आपको खुद को बताना है। उत्तर है आप खुद तैयार करके लाओगे दोस्तों, मैं नहीं बताऊंगा, उत्तर आपको ही बताना है। धन्यवाद दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना और अपने दोस्तों तक जितना हो सके पहुंचाने की कोशिश करना। और नए आए इस चैनल पर तो आप एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हौसला है आगे ऊंचाइयों तक चलता रहे।